हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे लोग। पूरी आशा करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, यूरोप की यात्रा हम कर चुके थे, फ्रांस हम घूम चुके हैं, रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमने किसके बारे में, नेपोलियन बोनापार्टा ग्रेट जो लीडर हैं फ्रांस के, उनके बारे में पढ़ लिया है। पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है फ्रेडरिक सॉरियो की पिक्चर का। लिबरल्स कौन होते हैं, मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई यूरोप के अंदर, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। अब हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक आज पढ़ना है, क्या, कंजर्वेटिव। सी, दिस इज द आइडियोलॉजी कंजर्वेटिव। जस्ट वन सेकेंड, कंजर्वेटिव कौन होते हैं। अभी ना मैं आपको कंजर्वेटिव्स के बारे में सारा पढ़ाऊंगी और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप कंजर्वेटिव हैं या लिबरल्स। आप पहले की वीडियो में जाके चेक करो, मैं पढ़ा चुकी हूँ कि लिबरल्स कौन होते हैं। ठीक है, तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि बाय योर थिंकिंग आप एक लिबरल हैं या फिर आप कंजर्वेटिव हैं। ठीक है, देखो कंजर्वेटिव कौन होते हैं। कंजर्वेटिव बिलीव दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट सोसाइटी लाइक द मोनार्की, ठीक है, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। इतना घबराने वाली बात नहीं कि मैडम इतना लंबा सेंटेंस बोल गई। हमें क्या करना है, प्लीज अंडरस्टैंड दोज नेचर बाय कंजर्व। ठीक है, कंजर्वेटिव जो बदलना नहीं चाहते, दोज डिडंट वांट टू चेंज, जो बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। कि हम, आपने कईयों को सुना कि पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था, आजकल का तो ऐसा होता है। ठीक है, जो बदलना नहीं चाहते हैं, दोज डिडंट वांट टू चेंज इन सोसाइटी, वी नोन एज कंजर्वेटिव। सोच से वो कैसे हो जाते हैं, कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्व रखना चाहते हैं चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को। तो यूरोप में कंजर्वेटिव कौन थे, यूरोप के अंदर कंजर्वेटिव थे जो पुराने सिस्टम को, राजाओं वाले सिस्टम को, मोनार्की सिस्टम को, हराइकी सिस्टम को, चर्चों को, कि पुराने पूजा पाठ के संस्थान कौन से थे, चर्च थे। वो बिल्कुल जैसे ट्रेडिशनल वे में राजा मोनार्की सिस्टम था, चर्च थे, वो एज इट इज उसको वैसे ही फॉलो करना चाहते थे। नाउ यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कंजर्वेटिव कौन होते हैं, those didn't want to change in society, we known as conservatives। हम उन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं, जो बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। क्लियर, नहीं चाहते तो क्या चाहते हैं, पुराना सिस्टम। और यूरोप में पुराना सिस्टम क्या था, मोनार्की सिस्टम। आपको पता है, लिबरल्स हैं, नेशनलिस्ट हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, वो तो पुराना सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो तो नई सोसाइटी चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं, नेशन स्टेट चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल्स तो होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज रिटर्न द सोसाइटी ऑफ द प्री रेवोल्यूशनरी डेज। प्री रेवोल्यूशनरी डेज यानी क्रांति से पहले के दिन, प्री रेवोल्यूशनरी डेज यानी कंजर्वेटिव बदलना नहीं चाहते हैं अपने पुराने सिस्टम को, अपने चर्च को जो सिस्टम है या राजाओं का जो सिस्टम है उसी को ही फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव हैं वो प्री रेवोल्यूशनरी डेज जो पहले थे ना, क्रांति से पहले के दिन, उन पे भी नहीं जाना चाहते। क्यों, फ्रांस में क्रांति हुई, क्रांतिकारियों ने फ्रांस को पूरा हिला के रख दिया कि हमें नेशन स्टेट बनाना है, रिपब्लिक कंट्री बनाना है, राजा का सिस्टम नहीं चाहिए। तो इतनी बात तो कंजर्वेटिव्स को समझ में आ गई थी कि वो पहले जैसा एज इट इज सिस्टम नहीं रख सकते। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कि आपके पेरेंट्स और आपको थोड़ा थोड़ा आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। आपके पेरेंट्स बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता कि थोड़ा सा तो बच्चों के साथ बदलना पड़ेगा। प्लीज़, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आपके समझने के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंजर्वेटिव डिडंट वांट टू चेंज इन सोसाइटी, ये उनका नेचर है, बदलना नहीं चाहते। एक बात, लेकिन उन्हें ये भी बात समझ में आ गई थी क्रांति के बाद कि वो प्री रेवोल्यूशनरी डेज यानी क्रांति से पहले का जो फ्रांस है या यूरोप की कंट्रीज हैं, हम वैसी स्थिति भी नहीं ला सकते। अब अगर हम सोचें कि इनको राजाओं में बिल्कुल जगड़ के रखेंगे, इन्हें कोई फैसिलिटी नहीं देंगे, जो पिजेंट्री क्लास है, जो वर्कर क्लास है, तो फिर क्रांति तो दोबारा होंगी, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो वो इतनी बात तो समझ गए थे कि सम चेंजेस आर नेसेसरी, मॉडर्नाइजेशन इज नेसेसरी, कुछ बदलाव जरूरी हैं। देखें क्या जरूरी है। दे रियलाइज दैट द मॉडर्नाइजेशन कुड
इन फैक्ट स्ट्रेंथ द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट कौन हुए? मोनार्की सिस्टम, पुराने ट्रेडिशनल, पुराना सिस्टम, ठीक है। और वो ये बात समझ गए कि भैया हम कंजर्वेटिव हैं, हम राजाओं के सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, हमें पुराना ही पसंद है, बट वी नीड सम चेंजेस, सम मॉडर्नाइजेशन इज नेसेसरी टू गिव स्ट्रेंथ आवर ओल्ड और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, इससे हमारा भला ही होगा। जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जड़ें मजबूत होंगी। समझ में आ गया आपको? राजाओं को मानने वाले, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो थोड़ा तो मॉडर्न बनना पड़ेगा जनता को सेटिस्फाइड करने के लिए। और इससे जब हम ये चेंजेस करेंगे, भले ही उन्हें चेंज नहीं पसंद, लेकिन जब वो ये चेंज करेंगे तो ये इनसे उनका ही फायदा होगा। तो दे वर रेडी टू चेंज सम चेंजेस। समझ आया? आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? A modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudal and serfdom could strengthen the autocratic monarchy system. कंजर्वेटिव्स ने क्या क्या किया? अबॉलिशन ऑफ सर्फडम। वो जो बंधुआ किसान होते थे ना, सर्फडम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपने अगर पहले की वीडियो सुनी है तो आपको याद होगा कि सर्फडम का होता है बंधुआ किसान, कि ज़बरदस्ती जो बड़े बड़े फ्यूडल्स होते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो अपनी ज़मीनों पे काम कराते हैं। तो अभी कंजर्वेटिव को समझ में आ गया कि हमें अबॉलिश करना पड़ेगा सर्फडम को, फ्यूडल सिस्टम को। हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को, आर्मी को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, यानी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो उनका मोनार्की सिस्टम है, उनका ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे यूरोप के अंदर, वो और मजबूत हो जाएंगे। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। आप सोच के देखो, बिहेव लाइक अ कंजर्वेटिव फॉर फ्यू मिनट्स कि यू डिडंट लाइक चेंजेस इन योर रूम, आप बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। तो इससे क्या होगा कि भैया आपके पूरे घर में ना लड़ाई हो जाएगी, तो आप कहोगे चलो थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, थोड़े थोड़े चेंजेस कर लेता हूँ, है ना। तो बस इतनी सी बात है कि यूरोप में ऐसी सोच रखने वाले लोग जो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहते, वो हुए कंजर्वेटिव। बट समय के साथ उन्हें ये बात समझ में आ गई आफ्टर रेवोल्यूशन कि चेंजेस ज़रूरी हैं। चेंजेस से उनके जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है लाइक मोनार्की सिस्टम और चर्च, वो और मजबूत होंगे। कैसे चेंज उन्होंने करे? उन्होंने सर्फडम को, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मिनिस्टर हैं, जो नौकरशाही हैं, जो राजा के नीचे काम करते हैं, उन सबको क्या कर दिया? थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया सिस्टम को। ठीक है, आई बात समझ में आपको कि कंजर्वेटिव कौन होते हैं और क्या चाहते हैं? चलो आगे चलते हैं। वियना कांग्रेस। बेटा एक बात ध्यान से समझ लो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आता ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है और आपको ये पढ़ना ही है। क्या लिखा हुआ है? वियना कांग्रेस, ठीक है, कि दिस मीटिंग हेल्ड इन वियना, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम क्या रख दिया? वियना, जगह का नाम है, और मीटिंग हुई थी तो पूरा नाम पड़ गया वियना कांग्रेस। पूरा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि 1815 में, हिस्टोरिकल डेट है, 1 नंबर में अलग से आ जाता है। 1815 में जो कंजर्वेटिव्स कंट्रियां थीं, कौन थे? रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। हो गया? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, these all were conservative countries, ठीक है। they all come together and in 1815 they defeated नेपोलियन बोनापार्टा। याद रहेगा, इमेजिनेशन करो कि 1815 का टाइम है, यूरोप में जो कंजर्वेटिव कंट्रियां हैं, जो कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, वो आपस में मिल गए। रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ये चारों आपस में मिले और मिलकर इन्होंने नेपोलियन बोनापार्टा को हरा दिया। ठीक है, और वो कहाँ के राजा थे? फ्रांस के। और फ्रांस आपको पता है यूरोप की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था, तो फ्रांस को इन्होंने मिलकर हरा दिया। देन दीज ऑल कंजर्वेटिव कंट्रीज कम टुगेदर मीट एट वियना कांग्रेस। चारों कंट्रियां कहां पर जाके कंजर्वेटिव कंट्रियां मिली? वियना कांग्रेस में। क्यों मिली? बेटा अभी अभी उन्होंने फ्रांस को हराया था। अब हराने के बाद वो आगे के डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे? अगर कोई लिबरल है तो दे वांट टू स्प्रेड लिबरल आइडियोलॉजी,
कोई कंजर्वेटिव है तो दे वांट टू स्प्रेड कंजर्वेटिज्म, अगर कोई डेमोक्रेटिक है, लाइक वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वी वांट टू स्प्रेड डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी एवरीवेयर, जो आप चाहते हैं वही तो पहले फैलाएंगे। तो फ्रांस में आप ध्यान से समझो, नेपोलियन बोनापार्ट को इन चारों कंजर्वेटिव बड़ी कंट्रियों ने, ब्रिटेन, रशिया, पुर्शिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर पूरा धो दिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया इन्होंने हरा दिया 1815 में। फिर चारों ने ली मीटिंग, क्यों ली? क्योंकि यूरोप में भविष्य में ये सारे यूरोपियन कंट्री को कंजर्वेटिव ही बनाना चाहते थे। आया समझ में? चलो आ जाना चाहिए। चलो, नेपोलियन को हराया 1815 में, कंजर्वेटिव कंट्री हैं और इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। और वियना जगह का नाम है यूरोप में, यहाँ पर पूरे यूरोप का भविष्य तय करने के लिए कि यूरोप में आगे क्या होगा। भैया जब कंजर्वेटिव हैं तो कंजर्वेटिज्म तो चाहेंगे कि यूरोप का भविष्य चारों तय करने वाले थे, इसलिए चारों ने मीटिंग करी कि आगे क्या करें। भाई हमने सबसे बड़ी ताकत को तो हरा दिया, अब क्या करना है? तो उन्हें स्ट्रैटेजी बनानी थी कि भविष्य में सारी कंट्रियां कंजर्वेटिव हों, ठीक है। चलो, द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। आप कहीं पर भी कोई भी मीटिंग होती है, रेवोल्यूशन होता है, कोई ना कोई तो लीडर होता है, बिना लीडर के कुछ नहीं होता, ठीक है। या कोई मीटिंग होती है तो कोई ना कोई तो होस्ट करता है उसे, ठीक है। तो ये जो वियना कांग्रेस की मीटिंग हुई कंजर्वेटिव कंट्रीज की, जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था, ठीक है, वो सारी कंट्रियां कहाँ जाके मिली? वियना कांग्रेस में। और इस मीटिंग को होस्ट किसने करा? कोई तो मैनेज करेगा, या मुंह उठाकर कहीं भी बैठ जाएंगे, है ना? डे टाइम पूरा मैनेजमेंट किसने देखा? ऑस्ट्रिया के चांसलर। चांसलर एक हायर पोजीशन होती है, ये मान के चलो जैसे आपके देश में प्रधानमंत्री, तो दैट टाइम पीरियड ना ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं उन्होंने, ड्यूक मेटरनिक ने वियना कांग्रेस को होस्ट करा। क्लियर है? आगे चलते हैं। द डेलीगेट्स, डेलीगेट्स होते हैं पढ़े लिखे मिनिस्टर, ठीक है। द डेलीगेट्स ड्रॉ अप द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। इन सारी कंट्रियों ने, ट्रीटी माने समझौता, एक प्रिपेयर करा समझौता कि भाई भविष्य में हमें यूरोप में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, इन्होंने आपस में मिलकर ये ट्रीटी बनाई। देखें क्या क्या चेंज हुए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वियना कांग्रेस एंड व्हाट वर द चेंजेस डिड बाय कंजर्वेटिव इन वियना कांग्रेस इन 1815। थोड़ा लंबा हो गया, छोटी सी बात है कि वियना कांग्रेस में जब कंजर्वेटिव मिले नेपोलियन बोनापार्ट को हराकर, तो उन्होंने क्या चेंजेस करे, उन चेंजेस को ही हम क्या कह रहे हैं? वियना कांग्रेस की ट्रीटी, ठीक है। देखें क्या क्या चेंज करे। वो आप इतना बात याद रखना, क्योंकि ये सारे कंजर्वेटिव थे, तो जो भी चेंज करेंगे ना, तो वो चाहेंगे कि भविष्य में पूरा यूरोप कंजर्वेटिव बन जाए, ठीक है। तो वैसे ही चेंज करेंगे। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाना चाहते हैं तो क्या क्या करेंगे भविष्य में? वो क्या क्या करेंगे? आपका टेलीग्राम बंद कर देंगे, आपका फेसबुक बंद कर देंगे, आपका टीवी चैनल बंद कर देंगे। तो वो सारी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जो वो चाहते हैं। तो कंजर्वेटिव क्या चाहते थे? अबाउट यूरोप, हैव अ लुक। द बर्बन डायनेस्टी which had been disposed was restored. The power France lost the territories it had annexed under नेपोलियन बोनापार्ट। ये पहला बड़ा चेंज है, ध्यान से समझना। आपको याद है फ्रांस की क्रांति में जो बर्बन डायनेस्टी, इस राजवंश के राजा थे लुई 16, उनको गद्दी पे से उतार दिया था, हरा दिया था, इतनी बात आपको याद है। उसके बाद फ्रांस बन गया था, क्या बना था? रिपब्लिक कंट्री बना। बाद में डायरेक्टरीज रूलर्स के अंडर चला गया, बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में चला गया। वो चेंजेस होते रहे, लेकिन अब की बार कंजर्वेटिव्स ने ठान ली कि भविष्य में कभी भी फ्रांस को हम कंजर्वेटिव पंजों से निकलने नहीं देंगे। तो उन्होंने सबसे पहला स्ट्रैटेजी बनाया, जो चेंज करा फ्रांस के अंदर, कि बर्बन डायनेस्टी के जो किंग को निकाल दिया था, भाई वो तो अब बहुत टाइम हो गया, वो मर गया, क्या हो गया वो बाद में देखेंगे। उसी के राजवंश से, बर्बन डायनेस्टी के राजवंश से ही एक राजा को गद्दी पे बिठाया गया, रीस्टोर पावर। समझ रहे हैं? कि मान लो, प्लीज इस बात को समझो कि फ्रांस के जो राजा थे लुई 16, उन्हें गद्दी से उतार दिया था, लेकिन अब कंजर्वेटिज्म को स्टैब्लिश करना है फ्रांस में, तो दोबारा उसी राजवंश के,
उसके पोते परपोते, ठीक है, उसी राजवंश में से एक राजा को बैठाकर फ्रांस की गद्दी पर बैठा दिया। क्यों? क्योंकि फ्रांस को अब एक कंजर्वेटिव स्टेट बनाना था, एक कंट्री बनाना था। क्लियर हो गया? चलो, इसके अलावा उन्होंने क्या करा कि नेपोलियन बोनापार्टा के टाइम पीरियड में जितनी भी टेरिटरीज को नेपोलियन बोनापार्टा ने जीता था, वो जितनी भी टेरिटरीज को उसने एनेक्स किया था, हराकर अपने फ्रांस की बाउंड्रीज को एक्सपेंड कर लिया था, उन सारे टेरिटरीज को छीन लिया इन कंजर्वेटिव्स ने। बात समझ में आ गई? कैसे छीन लिया, क्या क्या चेंजेस करे, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब आप देखो क्या क्या ये चेंजेस चल रहे हैं। ठीक है, आफ्टर वियना कांग्रेस व्हाट वर द चेंजेस, ठीक है, इन फ्रांस एंड ओवरऑल व्हाट दे वांट, चाह क्या रहे हैं, क्या क्या बदलना चाहते हैं पूरे यूरोप में। देखो देखो, किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, जस्ट 1 सेकेंड, आपस में भैया बांट लेंगे, कंजर्वेटिव्स हैं, सब कुछ जो जो नेपोलियन के हाथ में था छीन लेंगे सारा फ्रांस से, इतनी सी बात है। क्या है? नीदरलैंड है, विच इंक्लूड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। ठीक है, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड है जिसके अंदर बेल्जियम भी है, आज अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो इसको कहां पर? फ्रांस के नॉर्थ हिस्से पर सेटअप कर दिया। ठीक है, एंड जिनोआ, जिनोया भी एक अब कंट्री है, वॉज एडेड टू पेडीमोंट, यानी जिनेवा को पेडीमोंट के साथ ऐड करा और साउथ में पूरा पावर दे दिया, साउथ में सेटअप कर दिया। इतनी बात समझ आई आपको? उसके बाद पुर्शिया, पर्शिया कह दो, पुर्शिया कर दो, याद करने से मतलब है। पुर्शिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। आपको पता कर क्या रहे हैं? फ्रांस के ईस्ट वेस्ट साउथ की बाउंड्रीज पे जो टेरिटरीज है उन्हें आपस में बांट रहे हैं, ताकि भविष्य में फ्रांस अपना सर ना उठा पाए। नेपोलियन बोनापार्टा जब गद्दी पर थे तो क्या हुआ? उन्होंने आसपास की बाउंड्रीज के जो टेरिटरीज हैं, जो राज्य हैं, उनको कब्जाना शुरू करा और फ्रांस को और ताकतवर बनाते चले गए। लेकिन अब ये कंजर्वेटिव्स क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं कि अगर ऐसा फ्रांस ने पहले किया है तो बाद में भी कर सकता है ना? तो उन्होंने क्या करा, फ्रांस के आसपास की जो बाउंड्रीज हैं, वेस्ट ईस्ट साउथ और नॉर्थ, इन चारों बाउंड्रीज पर अलग अलग जो कंजर्वेटिव्स हैं उनको बैठा दिया गया कि भविष्य में फ्रांस कभी भी सर ना उठा पाए, कभी ट्राई ना कर पाए अपनी पावर को एक्सपेंड करने का, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने का। इतनी बात समझ आई आपको? वाइल द ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली, यानी ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया गया? ऑस्ट्रिया एक कंजर्वेटिव है कंट्री, इसको नॉर्दर्न इटली का पार्ट इसके हाथ में दे दिया गया। समझ में आ रहा है कि किसको क्या दे दिया? एक बार और आप रिवाइज करेंगे हो जाएगा। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ द 39 स्टेट्स, ठीक है, विच क्रिएट बाय नेपोलियन, इट वॉज अनटच्ड। कहने का मतलब यह है कि नॉर्थ वाला हिस्सा तू ले ले और साउथ वाला तू ले ले, आपस में कंजर्वेटिव्स ने बांट लिया। ठीक है, लेकिन नेपोलियन का सिर्फ एक वो चेंज, नेपोलियन ने क्या कहा था, जर्मन स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन यानी संगठन बनाया था 39 स्टेट्स का, इसको अनटच रहने दिया, इसको नहीं चेंज करा। जैसे नेपोलियन के टाइम पे था, उसके जाने के बाद भी ऐसा ही था, उसके हारने के बाद भी ऐसा ही था। ठीक है, इन द ईस्ट, ईस्ट में आप देखो रशिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। ठीक है, तो हो क्या रहा है? रशिया, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ठीक है, ब्रिटेन, ये सारी कंजर्वेटिव कंट्रीज थी, और जिन टेरिटरीज को फ्रांस ने अपने कब्जे में लिया था ड्यूरिंग नेपोलियन बोनापार्टा, अब उनको छीन लिया फ्रांस से और आपस में बांट लिया। इतनी सी तो बात है। चलो, इसके बाद वाइल पर्शिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ द सेक्सोनी, जगह का नाम है, इसका एक पार्ट उठा के पर्शिया को दे दिया गया। तो रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और पर्शिया सब ने कुछ ना कुछ हिस्सा आपस में बांट लिया, जो कभी फ्रांस का हिस्सा था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टा के टाइम पर ये सब फ्रांस ने हराकर कब्जे में ले रखा था। फ्रांस बहुत बड़ी ताकत बना। अब फ्रांस को तोड़ने के लिए कि भविष्य में फ्रांस अब कभी भी असर ना उठा पाए, आगे अपनी पावर को एक्सपेंड ना कर पाए, तो उन्होंने ये सब कुछ आपस में बांट लिया। तो आपको समझ में आया? दिस इज वेरी वेरी सिंपल कि भैया वियना कांग्रेस, दिस वाज द मीटिंग, ठीक है, हेल्ड बाय, अटेंड बाय कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव कंट्रीज, दोज डिफीटेड
नेपोलियन बोनापार्टा इन 1815, वो कंजर्वेटिव कंट्रियां जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्टा को हराया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बेटे सीधी सी बात है हराया नेपोलियन बोनापार्टा को और एक मीटिंग अटेंड करी वियना कांग्रेस, वियना जगह पर। ड्यूक मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, उन्होंने इस मीटिंग को होस्ट करा, मेंटेन करा, ठीक है। और यहाँ डिसीजन लिए गए कि कंजर्वेटिव भविष्य में यूरोप के साथ क्या करेंगे, फ्रांस के साथ क्या करेंगे। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आप इसको एक बार और चेक करना। आप मेरे हिसाब से तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि कंजर्वेटिव कौन होते हैं और कंजर्वेटिव कंट्रियों ने कैसे हराया किसको, नेपोलियन बोनापार्टा को, फ्रांस के जो बहुत बड़े राजा और ताकतवर हैं, रिफॉर्मर हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कंजर्वेटिव्स ने वियना कांग्रेस में क्या क्या चेंजेस किए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे चलते हैं। आफ्टर वियना कांग्रेस, भैया देखो, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ कि हर चीज का इफेक्ट होता है। मेरे पढ़ाने के बाद सीधी सी बात है, या तो आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, इफेक्ट तो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज का इफेक्ट ना हो, या तो आपको अच्छा लगा या आपको अच्छा नहीं लगा। तो देखिए कंजर्वेटिव्स ने जो चेंजेस करे उसके बाद पूरे यूरोप पर क्या असर पड़ा। देखें, आफ्टर वियना कांग्रेस, भैया कंजर्वेटिव्स ने हराया है, कंजर्वेटिव्स ने अपने हाथ में पावर ले ली, तो यूरोप अब लिबरल्स के हाथ में जाएगा या कंजर्वेटिव्स के हाथ में जाएगा? सीधी सी बात है, कंजर्वेटिव्स के हाथ में चला जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि नेपोलियन बोनापार्टा को हराने के बाद जो कंजर्वेटिव कंट्रियों ने रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने हराया, उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश करी कि यूरोप की सारी कंट्रियां क्या फॉलो करें, कंजर्वेटिज्म। समझ आया? चलो, कंजर्वेटिव regime set up in 1815 were autocratic। ये पता है क्या है, अलग अलग वर्ड, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। कंजर्वेटिव जो बदलना नहीं चाहते, नहीं बदलना चाहते तो क्या चाहते हैं, पूरे यूरोप को कैसा करना चाहते हैं, ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम, राजाओं का शासन। लिबरल, डेमोक्रेट, नेशनलिस्ट, रेवोल्यूशनरीज ये चाहेंगे ऑटोक्रेटिक सिस्टम को, राजाओं के शासन को? ना भैया, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखना, जो कंजर्वेटिव होते हैं, मैंने पूरा भाषण दे चुकी हूँ कि दोज डिडंट वांट टू चेंज, जो पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स को ही बिलीव करते हैं। तो पुराने कौन है? राजा ही हैं, जो पूरा जनता पर कंट्रोल रखते थे, अनलिमिटेड पावर इंजॉय करते थे। डेस्पोटिज्म वर्ड मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो प्लीज, जो कंजर्वेटिव हैं यूरोप को कैसा रखना चाहते हैं आफ्टर 1815? ऑटोक्रेटिक, ठीक है, राजाओं के अंडर लाना चाहते हैं। चलो, लाना चाहते हैं, अच्छी बात है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। खाओ, पियो और अभी डाइजेस्ट कर लो, ठीक है, कि जो कंजर्वेटिव होते हैं ना, दे हेट क्रिटिज्म। देखो, लाइक वी आर डेमोक्रेट्स, लिबरल एंड हाईली एजुकेटेड, इफ समवन क्रिटिसाइज इन अ पोलाइट मैनर कि भाई आप ये ठीक कर लो, ये चीज गलत लग रही है, तो वी एक्सेप्ट दैट सजेशन, ठीक है। वी कैनॉट प्रोवोक विद दैट सेंटेंस, हम भड़केंगे नहीं। लेकिन जो कंजर्वेटिव होते हैं ना, वो किसी को सुनना पसंद नहीं करते। प्लीज, कंजर्वेटिव डिडंट टॉलरेट, बर्दाश्त ही नहीं करते क्रिटिसिज्म को, कि बोल के दिखा दे कोई। यानी वही राजा वाला हिसाब हो गया ऑटोक्रेटिक, कि जैसा वो चाहते हैं, वट एवर ऑर्डर दे रिलीज, सबको चुपचाप फॉलो करना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि पीपल सेटिस्फाइड विद दैट ऑर्डर और नॉट। आया समझ में आपको कि कंजर्वेटिव्स को क्या नहीं पसंद? क्रिटिसिज्म, ठीक है। डिसेंट मतलब कोई उनको असहमति दे, उनकी कोई बात को एक्सेप्ट ना करे। कंसेंट होता है सहमति। अगर किसी ने कह दिया ना, भाई राजा ने कोई ऑर्डर रिलीज करा और लोगों ने कह दिया नहीं ये पसंद नहीं है, ठीक है, वो उस चीज को डिनाई कर दें, तो वो भड़क जाएंगे, वो ऐसा होने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो प्लीज आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो कंजर्वेटिव हैं, जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्टा को हराया, वो क्या चाहते थे? ऑटोक्रेटिक, पूरे यूरोप को राजाओं के अंडर लाना चाहते थे, हर कंट्री को। और कैसे नेचर के होते हैं वो? बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते, कोई उनको इग्नोर कर दे, उनकी बात को मतलब मना कर दे, तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और
curb the activities that question the legitimacy of autocratic government. Curb the activity legitimacy of autocratic government. अगर कोई भी, चाहे वो क्रांतिकारी है या सिंपल सिटीजन, अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम, इफ समवन पुट क्वेश्चन मार्क ऑन लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, हिंदी भाषा में अगर कोई भी राजाओं के खिलाफ, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ क्वेश्चन मार्क उठाएगा कि भाई ये जो नियम बनाया गया ये गलत है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा, कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर दे, कोई रैली निकाल दे राजा के खिलाफ, तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी दे ट्राई टू क्रब, उनको तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देंगे, जैसे भी करेंगे बट चलने नहीं देंगे। तो कंजर्वेटिव एक टाइप के क्या हो गए, जो किसी को सुनते ही नहीं है, वट एवर दे वॉन्ट दे डू इट, जिनको जो करना है करना है, वो बिल्कुल भी दूसरे लोगों की सलाह मशवरा, दूसरे लोगों का भला हो रहा है नहीं हो रहा है उन्हें नहीं सुनना, ठीक है। और पसंद क्या करते हैं, पसंद क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज, नहीं नहीं, ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम, राजाओं के सिस्टम को, ओल्ड सिस्टम को पसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप। अगर आपने ये वर्ड समझ लिया तो आपको कंजर्वेटिव पूरे समझ में आ जाएंगे। सेंसरशिप का मतलब होता है कि वट एवर मीडिया, न्यूज़पेपर, दैट टाइम पीरियड, आज तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी चीज़ को रिलीज करने का। अगर सेंसरशिप होती है कि जो कंजर्वेटिव हैं इम्पोज कर दें अगर सेंसरशिप को, तो जो लोग हैं वो कोई बात अपनी रख नहीं सकते, वो राजा और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात कर ही नहीं पाएंगे। अगर करेंगे तो जो राजा हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, उनको पनिशमेंट देंगे, लो भाई, अपनी बात तक नहीं रख सकते, उनकी फ्रीडम को भी छीन लिया जाएगा। आई बात समझ में? तो मोस्ट ऑफ देम इम्पोज, कंजर्वेटिव क्या करते हैं, सेंसरशिप लगा देते हैं, सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल लिबरल एक्टिविटी। भाई लिबरल से इक्वालिटी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, सारा सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कि लिबरल अगर ऐसी एक्टिविटीज कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, ये तो बिल्कुल अगेंस्ट है किसके, कंजर्वेटिव्स के, वो तो ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो लिबरल्स को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, और भविष्य में यूरोप की कंट्रियां कंजर्वेटिज्म को ही फॉलो करें, इसके लिए इन्होंने क्या करा, सेंसरशिप लॉ लगा दिए कि कोई भी जनता किसी भी कंट्री की अंडर यूरोप बिल्कुल भी कंजर्वेटिव और ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम के खिलाफ कोई एक्टिविटी ना करे। समझ में आ गया कि क्या क्या किया। दिस इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस में तो मीटिंग हुई कि भाई उन्होंने आपस में फ्रांस की बाउंड्रीज पे जो टेरिटरीज थी बांट लिया कंजर्वेटिव्स ने, कि भविष्य में फ्रांस अपना सर ना उठा पाए, आगे अपनी पावर ना बढ़ा पाए। उसके बाद क्या हुआ, कंजर्वेटिव यही नहीं रुके फ्रांस तक, पूरे यूरोप को ट्राई क्या कर रहे हैं, अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम लाना चाह रहे हैं। कौन, कंजर्वेटिव। आया बात समझ में? चलो आ तो जाना चाहिए यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। द रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। अब तक आपके सर में दर्द थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया होगा, मैडम कभी लिबरल्स बोलते हो, कभी कंजर्वेटिव बोलते हो, और अब कहाँ आ गई हो, रेवोल्यूशनरीज। लगा थोड़ा सा, कह रहे मैडम एक जगह ठहर जाओ। सी बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता एक देश, एक राज्य और एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप के अंदर एक जैसी सोच के लोग रह जाएं। अगर एक जैसी सोच के लोग होते तो लड़ाई का कोई बात, मुद्दा ही नहीं था। भैया अगर डिक्टेटर है तो होने दो सबको डिक्टेटर, तानाशाह, फिर कोई दुख ही नहीं होता। अगर सब लिबरल हैं तो, अगर सब लिबरल ही होते, अच्छी सोच वाले होते कि इक्वालिटी चाहिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत वहां होती है जब अलग अलग सोच के लोग होते हैं, गलत कोई नहीं होता उनमें से, बट सबकी आइडियोलॉजी, सोच अलग अलग है, समाज को चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का अलग अलग सोच, ये आपस में क्लैश पैदा हो जाते हैं। तो यूरोप में आपको यही दिखा रहे हैं कि कंजर्वेटिव जो राजाओं का सिस्टम चाहते हैं, लिबरल जो आज़ादी चाहते हैं, रेवोल्यूशनरी आज़ादी तो चाहते हैं लेकिन मुक्केबाजी के साथ, क्रांति के साथ, धुआंधार, प्यार मोहब्बत वाली भाषा नहीं समझते, डू और डाई वाली सिचुएशन की करो मरो। भले ही गांधी जी ने बोला है, लेकिन यहाँ आपको क्रांतिकारी पता है कि जो चाहिए मतलब चाहिए। तो अभी हमें क्रांतिकारी वाला फेस पढ़ना है। कंजर्वेटिव आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा, दोज डिडंट वांट टू चेंज, ठीक है, जो बदलना नहीं चाहते, दोज रिस्पेक्ट ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, यानी चर्च और राजाओं के सिस्टम जो यूरोप में थे वो वैसा का वैसा चाह रहे हैं।
नहीं बदलना चाह रहे। दे इम्पोज वॉट, सेंसरशिप, कि कोई उनके खिलाफ ना बोले। दे हेट क्रिटिसिज्म, दे के नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, कोई उनके खिलाफ बोले उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। लिबरल्स की तारीफ मैं पहले जम के कर चुकी हूँ, जहाँ कमी थी वोटिंग राइट को लेके इशू वो भी बता चुकी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम करेंगे रेवोल्यूशनरीज। थोड़ी देर के लिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो पढ़ाऊं वैसा बन जाओ, तो उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अब आपको लेके चल रहे हैं क्रांतिकारियों के ऊपर। अब इटली के हैं ये क्रांतिकारी, भारत के नहीं है। यू आर फैमिलियर विद भारत क्रांतिकारी, भारत के क्रांतिकारियों को आप जानते हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद हैं चाहे भगत सिंह हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इटली के जो रेवोल्यूशनरी हैं, ठीक है। गप्से मैजनी, एक्चुअली अगर आप इसको गप्से मैजनी बोलेंगे, माजनी बोलेंगे तो ये इटालियन है, और आप इसको जिप्सी मैजनी बोलेंगे ना, आप इसको जिप्सी मैजनी बोलेंगे तो फिर क्या है ये बेटा, फिर ये एक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। तो आप इसको जिप्सी बोलो, गप्से मैजनी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये है क्रांतिकारी का नाम। आया समझ में? इटली के क्रांतिकारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये वर्ड पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अब हम क्रांतिकारी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आप आगे चलो। जो ये माजनी है ना, 1807 में पैदा हुए। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो पैदा होता है। अब आप इमेजिनेशन करो कि आप ना माजनी हैं और आप जिनेवा में पैदा हुए 1807 में। हुए तो हुए, सब कहीं ना कहीं पैदा होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब हुई जब 1831 में लुगेरिया की क्रांति में इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया। उनके खून में क्रांति थी, आई बात समझ में? तो जब उन्होंने क्रांति में पार्टिसिपेट करा इतनी छोटी उम्र में, तो इनको एग्जाइल कर दिया गया, इनको इनके देश से निकाल दिया गया। रुके ये यहाँ भी नहीं, क्रांतिकारी किसी से नहीं डरते, उनके दिमाग में बस जुनून होता है कि जो चाहिए सो चाहिए। आई बात समझ में? तो 1807 में ये जन्मे जिनोवा में। उसके बाद बेटा क्या हुआ, 1831 में ही पार्टिसिपेटेड इन लुगेरिया रेवोल्यूशन, उस क्रांति में इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था। तो इन्हें इनके देश से एग्जाइल कर दिया गया, मतलब बहिष्कृत कर दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है। आगे इन्होंने क्या करा, ये एक और बड़े क्रांतिकारी बन के उभरे, और इटली को नेशन स्टेट बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, दो अपनी सोसाइटी बनाए, अपने दो ग्रुप बनाए, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। एक मार्शलीज में बनाया, हाँ, और एक बर्न में बनाया, ठीक है। एक बर्न में बनाया, एक मार्शलीज में बनाया। इसके बाद इन्होंने क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देनी शुरू करी। क्यों बनाई है ये, कि जिन्हें भी क्रांतिकारी बनना है, आया अलग अलग देशों में या उनके अपने देश में, तो वहां पर वो उन्हें ट्रेनिंग देते थे। तो चाहे आप यहाँ पर आप चेक कर लेना कि जिनेवा में वो पैदा हुए हैं, एक सेकेंड, जो माजनी है, और उसके बाद क्या हुआ है बेटा, जिनेवा में वो पैदा हुए हैं 1807 में, और उसके बाद उन्होंने कार्बोनारी, ठीक है, एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था क्रांतिकारी बनने के लिए। क्योंकि पैदाइशी तो जब वो जन्म में होंगे तो बस रोते ही होंगे, लेकिन धीरे धीरे बच्चा बड़ा होकर समझता है कि इसको बनना क्या है, तो प्रभावित हुए क्रांतिकारियों से। तो उन्होंने कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने क्रांतिकारी की ट्रेनिंग ली। इसके बाद 24 साल की उम्र में क्या होता है, 24 साल, अब सोच के देखो, कॉलेज में बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं और अपनी मस्ती भी कर रहे होते हैं। इतनी छोटी उम्र में उन्हें उनके देश से एग्जाइल निकाल दिया गया 1831 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने लुगेरिया की क्रांति में पार्टिसिपेट कर लिया था, ठीक है। लेकिन वो रुके नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या करा बेटा, मैं बता चुकी हूँ, उन्होंने दो अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जहां वो क्या करते थे, क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देते थे, क्रांति करने के लिए आगे सबको क्या करते थे, प्रमोट करते थे, ठीक है, एनकरेज करते थे। तो एक का नाम है यंग इटली, यंग इटली नाम का उन्होंने, माजनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई मर्शलीज, और एक बनाई यंग यूरोप, बर्न, बर्न में बनाई। यंग इटली कहाँ बनाई, मर्शलीज, और यंग यूरोप कहाँ बनाया, बर्न में बनाया, ठीक है। उसके बाद उनकी सीक्रेट सोसाइटी को अलग अलग कंट्री के यंग बच्चों ने ज्वाइन करा क्रांतिकारी बनने के लिए। पोलैंड ने, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यानी जर्मन के बच्चे हैं, पोलैंड के बच्चे हैं, फ्रांस के बच्चे हैं, इटली के बच्चे हैं,
उन्होंने क्या करा, ट्रेनिंग लेने के लिए, क्रांतिकारी बनने के लिए इन सीक्रेट सोसाइटीज को जो माजनी ने बनाई थी उनको ज्वाइन कर लिया। आई इतनी बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ? आया? आ जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद माजनी बिलीव दैट द गॉड हैड इंटेंडेड नेशनल टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ये उनका अपना विश्वास है कि ये गॉड गिफ्टेड है कि पूरे जो यूरोप है या पूरे वर्ल्ड में जो सोसाइटी होनी चाहिए उनका नेचर कैसा होना चाहिए, वो नेशन स्टेट होने चाहिए। ये माजनी का अपना थॉट है कि क्रांति करके हमें नेशन स्टेट बनाना है इटली को या और दूसरी कंट्रियों को। क्यों? क्योंकि ये गॉड के ब्लेसिंग है कि भविष्य गॉड खुद चाहते हैं, ये उनकी सोच है कि गॉड खुद चाहते हैं कि भविष्य में यूरोप की सारी कंट्रियां क्या बन जाएं, नेशन स्टेट बन जाएं। तो भैया क्रांतिकारी हैं, कार्बोनारी नाम की एक क्रांतिकारी संस्था को, सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करा। सजा 1831 में 24 साल की उम्र में उन्हें अपने देश को छोड़ना पड़ा क्योंकि लुगेरिया की क्रांति में उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो रुके नहीं, क्रांतिकारी क्रांतिकारी होते हैं। फिर उन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई, क्या? यंग इटली मर्शलीज में, यंग यूरोप बर्न में। ये दोनों यंग इटली और यंग यूरोप उन्होंने बनाई। उसे पोलैंड, जर्मन, फ्रांस के जो यंग बच्चे हैं उन्होंने ज्वाइन करा क्रांतिकारी की ट्रेनिंग लेने के लिए। और माजनी ने ये मैसेज दिया कि नेशन स्टेट बनाना ये गॉड का आशीर्वाद है, कि गॉड हमसे कह रहे हैं कि पूरे ये सोसाइटियों का नेचर कैसा होना चाहिए, नेशन स्टेट, चुनी हुई सरकारें होनी चाहिए, राष्ट्रवादी नेचर होना चाहिए। आया समझ में? कंजर्वेटिव और ये जो हैं ऑटोक्रेटिक और डेस्पोटिज्म, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ, अब थोड़ी सी अपनी अकल दौड़ाओ। दो अलग अलग विचारों के लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, डिशुम डिशुम हो जाती है, खूब लड़ाई होती है जम के, है ना? तो मैं आपसे बस यही कह रही हूँ कि कंजर्वेटिव क्या चाहते हैं? मोनार्की सिस्टम। रेवोल्यूशनरीज क्या चाहते हैं? फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज़ादी चाहते हैं, फ्रीडम, इक्वलिटी, नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लड़ाई होगी या नहीं होगी? एक दूसरे के खिलाफ अच्छे शब्द बोलेंगे या बुरे? ऑफ कोर्स बुरे बोलेंगे। जब आप प्रैक्टिकली उतरेंगे तब बात समझ में आएंगे। अगर क्लास में दो बच्चे एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो एक दूसरे की तारीफ करेंगे, जो बात नहीं होगी ना चार और बना के बोलेंगे, है ना? तो आपको याद है जो कंजर्वेटिव्स की मीटिंग हुई थी, ऑस्ट्रिया के चांसलर, क्या नाम था उनका? उनका नाम था, ये देखो, उनका नाम था मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक। तो ड्यूक मेटरनिक तो एक कंजर्वेटिव हैं और माजनी एक क्रांतिकारी हैं। तो ड्यूक मेटरनिक तो उनकी बुराई करेंगे करेंगे, है ना? देखो क्या उन्होंने बोला है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी, सोशल ऑर्डर। प्लीज ध्यान से समझो कि जो ड्यूक मेटरनिक हैं वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और एक कंजर्वेटिव हैं। तो वो तो क्रांतिकारियों को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि किसके बारे में बोला? माजनी के बारे में, कि ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, यानी हम कंजर्वेटिव्स के लिए मैजनी बहुत बड़ा दुश्मन, खतरनाक दुश्मन है। आपको समझ में आया कि मैंने आपको कराने की क्या कोशिश करी? अभी तक हमने सेकेंड यूनिट में लिबरल्स कौन होते हैं, कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, और बेटा क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं, ठीक है, ये सबके बारे में बताया। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको सिर्फ इतनी सी बात तसल्ली से समझना कि एक देश या एक महाद्वीप में एक सोच के लोग हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर भी मैंने आपको सेकेंड यूनिट में यही समझाया कि मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी क्लास, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स और फाइनली रेवोल्यूशनरी। यहाँ हमारी सेकेंड यूनिट पूरा अच्छे से ख़त्म हो गई है। अगर आपको फर्स्ट यूनिट या सेकेंड यूनिट आपको पढ़ना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन से जाकर, डिस्क्रिप्शन से जाकर आप पढ़ सकते हैं, पुराने वीडियो को चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जहाँ पर भी दिक्कत आए तो आप भैया पूछ लो, लेकिन पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है।